हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तुम्हारा फिजिक्स में भी होता है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी होता है। तो दोनों सब्जेक्ट्स में ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो अगर तुम एक जगह भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो यू विल बी गेटिंग मच एडवांटेज इन द अदर सब्जेक्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली तुम्हें ऐसे समझना होगा कि एक कोई मेटल सरफेस है। ये तुम्हारा मेटल सरफेस है, ठीक है। इस पे कोई लाइट तुमने इंसिडेंट करवा दी है। ये तुम्हारी इंसिडेंट लाइट है। हैविंग एन एनर्जी एच म्यू, ठीक है। अब जिस सरफेस पे इसको इंसिडेंट करवाई है, इस पर्टिकुलर सरफेस का कोई वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। वर्क फंक्शन होगा। अब जब इस सरफेस पे गिराइए तो इंसिडेंट होके वो लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। जो इंसिडेंट लाइट इस पे गिरी थी और जब रिफ्लेक्ट होके गई है तो उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कहा दैट आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने मेटल सरफेस पे गिरा दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज, अब हम इसको थोड़ा सा मतलब वर्ड्स में लिखते हैं। when a light of sufficient energy strikes on a metal surface, when a light of sufficient energy strikes on a metal surface, electrons are ejected from metal surface. मेटल सरफेस से ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड ejected electrons are called photoelectrons। उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड दिस phenomenon is known as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे फिनोमिनन को हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस डायग्राम को जो मैंने ऊपर समझाया है इसमें मैंने अलग अलग चीज़ें बोली है। मैंने यहाँ पे एक वर्क फंक्शन भी समझाया तुम्हें। तो इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस वर्क फंक्शन का काम है, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, जिस मेटल सरफेस पे हम गिरा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द डिस्कशन। अब हम मूव करेंगे बेसिक बेसिक टर्म्स पे कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए वो कितनी होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो अब मूव करते हैं फर्स्ट थिंग पे, जो कि तुम्हारा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मिनिमम एनर्जी required for ejection of photoelectrons from metal surface is called work function. From metal surface is called वर्क फंक्शन। उसको हमने वर्क फंक्शन बोला, या फिर अब मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो या तो वर्क फंक्शन होगा या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। किसी भी हम मिनिमम के बेयर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। जब हम उसकी बात करते हैं तो हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं हमेशा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, उसको हमने डिनोट किया था पाई से, और इसको हम डिनोट कर देंगे मिनिमम एनर्जी को डब्ल्यू से या फिर एच म्यू नॉट, ठीक है। ये तुम्हारा वर्क फंक्शन हो जाएगा या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। और ये जो म्यू नोट है इस केस में ये तुम्हारा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हमने बात कर ली, नेक्स्ट चीज हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं।
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, minimum frequency of light required for ejection of electrons from metal surface, for ejection of electrons from metal surface जो फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से उठाने के लिए, दैट इज नोन एज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट अब तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी क्या, एच म्यू तुम्हारी एनर्जी होती थी, ठीक है। उसमें जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे निकल रहे हैं उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी प्लस जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी एच म्यू के, ठीक है। जितनी एनर्जी दी है उतनी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स में जा रही है वो इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोमेना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेसिकली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली है ना। ये एक आइडियल कंडीशन है तुम्हारी कि ये तो होगा ही। अब इससे तुम्हें ये समझ आ गया कि वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मैंने ऑब्वियसली तुम्हें कहा था कि लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जितनी एनर्जी उसको मिली है उतनी एनर्जी वो देगा। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए देनी होगी, दैट इज नोन एज योर मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इससे तुम्हें ये पता चल गया कि अगर तुम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ई मैक्स, तो वो तुम्हारी हो जाएगी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बना लो। नाउ अब अगर तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो तुम्हारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो जीरो के बराबर हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। सो फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर उसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी रही तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा मेटल सरफेस से, ठीक है। तो अब इसी को ही हम थोड़ा सा यहाँ पे एलैबोरेट करते हैं, जो हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा है। अब हम काइनेटिक एनर्जी के सामने जो था एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, उसको यहाँ पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह एच म्यू नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एच म्यू नॉट, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो उससे बराबर हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है, ठीक है। यही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। आफ्टर दैट अभी तो हमने वर्क फंक्शन की बात करी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करी, ठीक है। तो म्यू तुम्हारा एच म्यू नॉट के बराबर होता है, ठीक है। फाई तुम्हारा एच म्यू नॉट के बराबर होता है, और एच म्यू नॉट हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी, जो फ्रीक्वेंसी है वो सी बाय लैम्डा होती है बेसिकली। उसको हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने फाई निकाला था, जो तुम्हारा वर्क फंक्शन था, दैट इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट के इक्वल था। और एच म्यू नॉट में अगर मुझे पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सी बाय लैम्डा होती है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसको सी बाय लैम्डा से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। अब इधर जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो जो वेवलेंथ हम इधर कंसिडर करेंगे वो भी हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कंसिडर करेंगे। अब जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है। हर मेटल का वर्क फंक्शन सेम नहीं होता, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। और इधर जो हमने वेवलेंथ लिए वो हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिए, ठीक है। नाउ अब तुम्हें एक चीज़ तो पता चल गई कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने कंसीडर करी थी वहाँ पे वो थी के ई इज इक्वल्स टू एच म्यू
माइनस एच म्यू नॉट, तुम इसमें एच कॉमन ले लो, म्यू माइनस म्यू नॉट, सेम एच, अब ये हो जाएगा तुम्हारा सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी वन माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस लैम्डा नॉट। और तुम्हें एक चीज़ पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो ये जो कंडीशन है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। एच सी वन बाय लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नॉट। अब इसका मतलब क्या होता है, या तो ये जीरो के इक्वल है या फिर ये जीरो के इक्वल है, तो एच सी को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। हमारी कंडीशन क्या आएगी कि वन बाय लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जब हम इसको इधर भेजेंगे और हम उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वन बाय लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय लेमडा नॉट। अब तुम्हारा साइन चेंज हो गया और ये कंडीशन तुम्हारी आएगी। वेवलेंथ के केस में अब देखो तुम उल्टा हो गया, फ्रीक्वेंसी के केस में अलग था और वेवलेंथ के केस में तुम्हारा अलग हो गया। ठीक है, कैसे अलग हो गया, ये देखो फ्रीक्वेंसी के केस में तुम्हारी ये वाली कंडीशन थी और वेवलेंथ के केस में तुम्हारी ये हो गई। अब यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल वेवलेंथ से। ठीक है, दैट इज द कंडीशन। अब हम इसको थोड़ा और आगे इलेबरेट करेंगे कि जो तुम्हारा एच म्यू है वो इक्वल है एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। ठीक है, इतना समझ आता है। अब इस केस में तुम पूरा एच कॉमन ले लो एक बार, ठीक है। अब इस कंडीशन को तुम देख सकते हो, इट इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का तुम्हें ग्राफ दिख रहा है। इसको जब तुम प्लॉट करोगे तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे आ रहा है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं। ठीक है, वी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बनाओ, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, इसका जो स्लोप है वो तुम देख सकते हो कि वन बाय लेमडा है। ठीक है, ये वन बाय एच आ रहा है। ठीक है, स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है, इतना तुम्हें दिख रहा है, स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है, वन बाय एच इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। और स्लोप इसका कितना आ रहा है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके बराबर आ रहा है। इस साइड हमने कंसीडर करी थी फ्रीक्वेंसी, इस साइड हमने कंसीडर करी थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ग्राफ अभी इनिशियली अगर तुम 11th क्लास में हो तो तुम्हें थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा होगा, बट आगे तुम जब मैथ्स में पढ़ोगे अपना कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स में भी तुम्हें एटलीस्ट आना चाहिए कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में क्या कांस्टेंट है, क्या ग्राफ है, क्या स्लोप है, क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो हमने जो ये काइनेटिक एनर्जी की मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था उसमें से एच कॉमन लिया और देखा कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, उसको प्लॉट किया। इसको प्लॉट किया तो इधर देखा कि ये वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सी है, तो सी का यहाँ पे हम स्लोप पे लिखते हैं एंड एम एक्स तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, एम पे हमने एक्स पे हमने काइनेटिक एनर्जी लिया है और तुम्हारा स्लोप वन बाय एच हो गया, तो इस केस में तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एज वेल एज अब तुम एक कंडीशन और देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली, दिस इज द कंडीशन वन जो हमने लिए। अब इधर ही मैं लूँगा एक और सेकंड कंडीशन जिसमें कि मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ एच म्यू माइनस फाइव इंटू एच म्यू नॉट। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे आ रहा है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसको प्लॉट करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा। इस केस में जब तुम फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करोगे, क्योंकि y पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, x पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, तुम जब प्लॉट करोगे तो तुम देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है। जो स्लोप है तुम्हारा m स्लोप है वो h के बराबर है और h तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक है, तो स्लोप इसका नीचे चल जाएगा और यहाँ पे तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें नोट क्या बनाना है कि प्रोडक्ट ऑफ अ स्लोप ऑफ ग्राफ v वर्सेस काइनेटिक एनर्जी एंड ke वर्सेस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब कि जो v वर्सेस काइनेटिक एनर्जी था और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v है, डिफरेंस क्या है, ये v वर्सेस काइनेटिक एनर्जी था
और ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी है। इन दोनों का जब तुम प्रोडक्ट लोगे ग्राफ का तो वो तुम्हारा इक्वल आएगा। ये मैं तुम्हें खुद को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ v versus kinetic energy and kinetic energy versus v is equals to 1 आ रहा है। ठीक है, दोनों केस हमने समझ लिए। पहले हमने इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नॉर्मल वेवलेंथ से ज़्यादा आ सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केस में थोड़ा सा अपोजिट था। ये हमने समझा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने स्टार्ट किया था। अब हम मूव करने जा रहे हैं कि तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा होता है द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड फॉर स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो हम एक रिवर्स पोटेंशियल एनर्जी रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जस्ट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जस्ट टू स्टॉप देयर मूवमेंट। तो द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये कैसे होगा कि एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। सेमीकंडक्टर में भी तुम ये पढ़ोगे। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है हम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, उनको स्टॉप करने के लिए हम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, एनर्जी जो है फोटोन्स की वो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, जो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल उन पे लगाएंगे। ठीक है, सेम जैसे हमने भी पढ़ा था हम इस केस में भी पढ़ेंगे। दोनों का ग्राफ बनाएंगे। पहले काइनेटिक एनर्जी का हमने ग्राफ बताया था, म्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू। इधर भी हम ग्राफ बनाएंगे, म्यू वर्सेस वी नॉट वर्सेस म्यू। दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। एनर्जी हमने समझ ली। अब जो दो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो इसके बीच बनाएंगे कि तुम्हें पता है कि एच म्यू जो है वो फाइव वर्सेस ई वी नॉट होता है। ठीक है, ये तुम एडिशनली रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो तो वो तुम्हारा जो उस पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन है प्लस तुम अप्लाई कर रहे हो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रोकने के लिए। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की एनर्जी क्या थी, एच म्यू थी, इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। और इधर तुम बात करोगे ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइव। एच म्यू माइनस फाइव कुछ नहीं किया है इस वाली कंडीशन में। ये जो एच म्यू था इधर फाइव इसको भेज दिया और ई वी नॉट इधर रख दिया। जस्ट हमको डिफरेंट एक्सिस पे लेके देखना है कि ग्राफ का स्लोप कैसा आ रहा है। एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेम पिछले वाले केस में हमने एच कॉमन ले लिया था, तुम इस केस में भी एच कॉमन ले लो जिससे कि तुम्हें स्लोप मिल जाएगा। तो इसमें एच कॉमन लिया तो ये हो जाएगा फाइव बाई एच प्लस ई बाई एच इन टू वी नॉट। इस वाले केस में भी तुम ई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट और ये हो जाएगा तुम्हारा एच बाई ई वी माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, इतना समझ आता है। अब इसमें भी तुम्हें दिख रहा है कि सिंपल सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, इसमें डाउट है तो मैं बता देता हूँ कौन सी क्या चीज़ है तुम्हारी। जो v है ये तुम्हारा y एक्सिस पे आ जाएगा। जो फाइव बाई एच है ये तुम्हारा कांस्टेंट है क्योंकि ये वर्क फंक्शन है ऑफ द मेटल सरफेस। ये हर मेटल सरफेस का अलग होता है। और e बाई एच तुम्हारा m स्लोप है और v नॉट जो है ये तुम्हारा x एक्सिस पे आ जाएगा कि कितना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अगर तुम सेकंड वाली इक्वेशन में देखोगे तो वो भी तुम्हारा v नॉट जो है वो तुम्हारा y एक्सिस पे आ जाएगा और ये जो तुम्हारा है ये x एक्सिस पे आ जाएगा और ये h बाई ई जो है ये तुम्हारा स्लोप है जो कि m है और ये c है। ठीक है, इतना समझ आता है।
अब इसका जो ग्राफ है वो मैं नेक्स्ट पेज पे प्लॉट करूँगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। जो एच म्यू 5 प्लस ई वी नॉट था उसका ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा। उसका स्लोप क्या था, ई बाय एच था, तो स्लोप उसका पॉजिटिव था। और जो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू प्लस 5 था, उसका स्लोप था एच बाई ई, तो वो स्लोप उल्टा था, तो अब उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव जाएगा। तो उसका जो स्लोप है वो एच बाई ई जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमने वाई एक्सिस पे दोनों साइड किया था, एक साइड वी लिया था, एक साइड वी नॉट लिया था। तो इधर वाई एक्सिस पे हमने वी लिया था और इधर वाई एक्सिस पे हमने वी नॉट लिया था। और एक्स एक्सिस पे उधर हमने वी नॉट लिया था और उधर वी लिया था। इधर हमने वी नॉट लिया था और इधर वी लिया था। ठीक है, इतना समझ आता है। स्लोप हमने देख लिया था कांस्टेंट। अब ये जो तुम्हारा आएगा यही तुम्हारा सी था। ठीक है, एक केस में तुम्हारा 5/h आया था और एक केस में तुम्हारा 5/e आया था। ये तुम्हारा 5/h आया था और ये तुम्हारा 5/e आया था। ठीक है, इतना ग्राफ समझ आता है। सेम आगे बढ़ते बढ़ते हम इसमें डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो विल बी डिस्कसिंग द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Main points were the kinetic energy of the photoelectron depend upon the frequency of incident light. The kinetic energy of the photoelectron depends upon the frequency of incident light. As well as the second point was the kinetic energy does not depend upon the intensity of incident light. Kinetic energy does not depend upon the intensity of incident light. The third point of photoelectric effect was number of photoelectrons ejected from a metal surface depend upon the incident of incident light. Number of photoelectrons ejected from the metal surface depends upon the intensity of incident light. Depends upon the intensity of incident light. The fourth point was the number of photoelectrons ejected from the metal surface does not depend upon the frequency of incident light. Number of photoelectrons ejected from metal surface does not depend upon the frequency of incident light. Does not depend upon the frequency of incident light. ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब हम इसी पे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे कि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ lambda eliminates a light source of wavelength lambda illuminates a metal and eject photoelectrons with a metal and eject photoelectrons with kinetic energy
maximum is equals to 1 electron volt as well as another light source of wavelength lambda by 3, another light source of wavelength lambda by 3 ejects photoelectron from the same metal with ejects photoelectron from the same metal with maximum kinetic energy 4 electron volt. Now you have to find out the value of the work function. Firstly, we'll write what's the formula of the work function. The formula of the work function was h mu is equals to phi plus kinetic energy maximum. As we all know, the data given in the question is first the kinetic energy maximum is 1. We can write h mu as hc by lambda is equals to phi plus 1 electron volt as mentioned in the question above, as well as write consider this as equation 1, and in the equation second we have been given that the another light source of wavelength lambda by 3, so we have to take the wavelength as 3 by lambda, and the maximum kinetic energy in the another light source is 4 electron volt, so we have to consider the another light energy as 4 electron volt and consider this as equation 2, and if we subtract the equation 1 from the equation second we get that 2hc by lambda is equals to 3 electron volt, and if we further calculate this we get hc by lambda is equals to 1.5 electron volt, and if we consider this as equation 3 we know we found out the value of hc by lambda in the form of electron volt, so just putting the value of 3 in equation 1 we get 1.5 electron volt plus phi plus 1 electron volt, we get phi as 0.5 electron volt. So this is our answer of this question. That's all about the photoelectric effect. See you in the next lecture. We'll be learning different concepts of like Bohr model, spectrum series, de Broglie hypothesis. Thanks for watching this lecture.